हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन को लेकर के डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आपके 8वें पेपर को लेकर के। 8वां पेपर भी आपका 60 नंबर का है और पास होने के लिए 24 नंबर मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके सभी इकाइयों की बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर से पढ़ना है उनके बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के बारे में बेसिक जानकारी आप रखते हैं, पर्यावरण का रख रखाव, पर्यावरण में जो अलग अलग संसाधन हैं तो उनका कैसे अपने को उपयोग करना है, क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं संसाधनों का ज़्यादा उपयोग से, जो पॉल्यूशन फैल रहा है उन सब के बारे में आप सब जानते हैं नॉर्मली। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हुए आ रहे हैं, पूर्व ज्ञान है आपको, और कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे तो एक ओवरऑल अपनी तैयारी हो जाएगी कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर जरूर आप कर देंगे। जो आप एज यूजुअली अपने पहले के पेपर्स को लाइक शेयर करते आ रहे हैं वैसे ही आपको लाइक शेयर करना है। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताना है और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आगे भी आपके सेकेंडरी क्लासेस को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट यूनिट आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को लेकर के। प्रकृति कैसी है पर्यावरण की वो बात करेंगे। 10 नंबर का आपका पहला यूनिट है। पर्यावरण के संवर्धन हेतु करणीय कार्य, पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण को ठीक हम कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो उसके कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है जनसंख्या पर शीघ्र अतिशीघ्र संरक्षिका, यहाँ पर साथ में काबू कर सकते हैं जनसंख्या पर रोक लगा करके, जनसंख्या वृद्धि पर, और वनों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए, वनों का संरक्षण करा जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, प्राकृतिक जो भी संसाधन हैं, जो भी तेल गैस वगैरह सारी चीज़ें, तो उनका हम उचित रूप में उचित जहाँ जहाँ पर काम आ रहा है इमरजेंसी तो वहीं पर काम ले, ज़्यादा उनका वेस्टेज ना करें। कुदरती जो संसाधन है आवश्यकतानुसार उनका उचित उपयोग करें। अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण के द्वारा वन संपदा बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें, हर संभव उपाय करें। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करें और इसी के साथ में जनता को इस संबंध में जागरूक भी करें। वन क्षेत्रों पर अनधिकृत जो कब्जे हो रहे हैं, जो वन क्षेत्रों में कब्जे कर लेते हैं लोग, तो उनको तुरंत हटाया जाए और जो रासायनिक जो कीटनाशक हैं उनको यहाँ पर कानूनी तौर पर यहाँ पर प्रयोग करना, कानूनी तो गैर कानूनी यहाँ पर घोषित करना चाहिए। और वन क्षेत्रों में स्थित जल जो स्रोत हैं इनका भी संरक्षण करना चाहिए, इनकी भी टाइम टू टाइम रख रखाव करनी चाहिए ताकि प्रकृति हमारी सुरक्षित रहे। इसके बाद में पर्यावरण पाठ्यक्रम क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर रहता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की विशेषताएँ। बच्चे के अपने अनुभवों के साथ साथ कक्षा के अनुभवों को जोड़ा जा सकेगा और उसको जो व्यवहारिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर कह सकते हैं, पर्यावरणिक तौर पर, अपने जो दैनिक दिनचर्या के तौर पर आप उसको जो उसके परिवेश से जोड़ करके आप समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे तो वह उन टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से आत्मसात कर पाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन इसके लिए जरूरी है। कक्षा में ज्ञान के मात्र सूचना के रूप में ठूंसना ठीक नहीं है, बल्कि बच्चों को ज्ञान निर्माण के अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, करके उनको सिखाया जाना चाहिए। बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। विषय को इकाई और प्रकरणों की परंपरागत पद्धति से हटा करके एनसीईआरटी के अनुसार थीमों में बांट देना चाहिए। कक्षावार इन थीमों को सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु बच्चों की उम्र के अनुरूप यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो आपके दूसरी क्लास वाला है और आप उसको 11वीं 12वीं की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र, उसकी समझ के अनुसार ही चीज़ें उसको पढ़ाई जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। और अगला बिंदु अपना है यहाँ पर, विषय वस्तु सहज, सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जो भी पढ़ाया जाए वो सारा उसके लिए अर्थपूर्ण हो, सरल तरीके से समझ में आ जाए, सहज हो। पाठ्यक्रम बच्चों में विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास में मदद करता हुआ हो। पाठ्यक्रम हमारे देश और राज्य की जो विविधताएं, जो अलग अलग जो हमारे देश में बोली भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन संस्कृतियां हैं, तो उनको वहाँ पर पूरा व्यापक तौर पर उनको समेटते हुए हों। हर जो फील्ड के लोग बाग हैं, हर फील्ड के जो बच्चे हैं, हर बोली भाषा को समझने वाले बच्चे हैं, तो उनको केंद्रित करता हुआ पाठ्यक्रम हो। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण में अपन सक्षम बन सकते हैं और ये सारी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ विशेषताएं ध्यान रखनी है। प्रमुख उद्देश्यों का अगला प्रश्न रहता है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति के इसमें अवसर मिलेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक जो अभ्यास है इसका अवसर अपने को मिलेगा। मापन, डिजाइन तथा अनुमानीकरण के अवसर अपने को मिलेंगे। अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर मिल सकेंगे। व्यक्तिगत तथा स्थानीय अनुभवों के आधार पर यथार्थ का विश्लेषण करने के अवसर मिल सकेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक बिंदु अपने को और ध्यान रखना है, MP मुफात के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की जो नवीन अवधारणा है वो क्या है। तो इन्होंने मेंशन किया है कि सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन
ज्ञान वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक जो समसामयिकी जो जीवन है, अपना सामयिक जीवन, इससे प्राप्त करता है और उसे जोड़ करके सीखने का प्रयत्न करता है। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में जो जैविक पर्यावरण है और भौतिक पर्यावरण है, इनको लेकर के बिंदु एक नंबर के प्रश्न छोटे आ सकते हैं। जैविक पर्यावरण क्या है, भौतिक पर्यावरण क्या है, तो उसमें देखिए हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या है, जैविक पर्यावरण में है। और जो भौतिक पर्यावरण है उसमें क्या है, सजीवों के अलावा जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, जो विकिरण हैं, ऐसी चीज़ें क्या है, भौतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। जैसे समुद्र, पर्वत, कोयला, सूर्य का प्रकाश, रेलगाड़ी आदि क्या है, भौतिक जो पर्यावरण है इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में एक आपको महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज मिलकर के संस्कृति पर्यावरण का निर्माण करते हैं। एक नंबर का कथन ऐसा आ सकता है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने आधारभूत शिक्षा के किन तत्वों को दोहराया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित विभिन्न जो शिक्षा आयोग हैं, इनकी अनुशंसाओं के आधार पर विकसित विभिन्न पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं ने मिलकर के आधारभूत शिक्षा के 3 मूल तत्वों को दोहराया है। शिक्षा में उत्पादन की गतिविधि को बढ़ाया है, पाठ्यचर्या की उत्पादकता गतिविधि और सामाजिक पर्यावरण से इसकी आपसी संबंध बनाई है। विद्यालय और स्थानीय समुदायों ने मिलकर के एक अपने बीच में एक घनिष्ठ संबंध बनाया है ताकि उसको बच्चों को अपने परिवेश से संबंधित ज्ञान दिया जा सके, मातृभाषा को केंद्रित करके ज्ञान दिया जा सके, बालक को केंद्रित करके ज्ञान दिया जा सके, उसके रुचि के अनुसार काम कर सके। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को कक्षा में संप्रेषित कैसे करना है। पर्यावरण अध्ययन की कोई भी विषय सामग्री है उसको क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, उसको लेकर के कुछ बिंदु ध्यान रखना है कि चित्रों के माध्यम से, फोटोग्राफ के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीत कहानियों के माध्यम से आदि को स्थानीय स्तर पर जुटाएंगे और उनको यहाँ पर बेस बना करके आप अपना टॉपिक प्रेजेंट करेंगे ताकि बच्चे उसको अच्छे से पढ़ सकें। आपको ये पता है कि अपना जो सारा सिलेबस है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सारा कुछ जो सिलेबस है अपना डीएलएड कोर्स का, वो बच्चों के ऊपर बेस्ड है कि बच्चों को सिखाना कैसे है, कैसे आप उनका सर्वांगीण विकास करेंगे, उनकी रुचि के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा है कि चित्रों के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे, फोटोग्राफ, कविताओं के माध्यम से, गीत गा करके, कहानियों के माध्यम से उनके अंदर पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने को लेकर के काम है। प्रस्तुति को रोचक बनाने को लेकर के काम करेंगे। छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को अधिकाधिक बढ़ावा देंगे, चर्चा करेंगे और छात्रों के सहयोग लेंगे, छात्रों के विचारों को प्रमुखता देंगे। ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक आपको पूछ सकता है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक मेरी दुनिया के पाठ अब कहाँ जाएं को पढ़ाना है। इस पाठ के चित्रों को कक्षा में दिखाएंगे। चित्र उन लोगों से संबंधित हैं जिनके पास में संयोगवश घर नहीं है। कक्षा में चर्चा करेंगे कि क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों को भी रहने के लिए घर मिल जाए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो उदाहरण के रूप में आपको ध्यान रखना है। कक्षा 5 की पाठ्यक्रम है पर्यावरण का, तो वो किस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए, क्या क्या उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें सावधानी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, तो आपको अपने विचार वहाँ पर डालने हैं। तो एक पॉजिटिव विचार डालने हैं, बालक केंद्रित, उसके बालक की रुचि के अनुसार विचार डालने हैं कि बालक को किस हिसाब से बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाए चीज़ें, तो वो हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो ऐसे आपको अपने विचार वहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ये सारी बातें आपने समझ ली है। इसके बाद में जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को लेकर के बात करते हैं। जल प्रबंधन आप जानते हैं कि मर्दा अपरदन को रोकेंगे तो जल प्रबंधन होगा। जो बांध हैं, जो तालाब वगैरह अपने यहाँ पर हैं छोटे मोटे, तो उनका रख रखाव हम ठीक प्रकार से करते रहें टाइम टू टाइम, और अलग अलग हम यहाँ पर जल का जो उपयोग करते हैं वो सदुपयोग करें, उसको वेस्टेज ना करें अलग अलग चीज़ों में। तो वो है इसमें महिलाओं की भूमिका क्या रहती है। तो घर घर पर जल आपूर्ति की जो व्यवस्था है, ये न होने पर रोज़मर्रा की जो अपनी जो सारे काम हैं वो उनमें अपने को असुविधाएं होती हैं। जल तक पहुंच और उसकी उपलब्धता शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उत्पादकता आदि निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अब सुबह नहाने धोने से लेकर के और खाना पीना सारे काम अपने पानी से संबंधित ही है। तो सब काम में अपने पानी तो चाहिए ही अपने को, तो पानी के बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वे स्थान जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है वहाँ महिलाओं को समय एक जो यहाँ पर जो अधिकतर समय है उनके दिन का वो पानी ढोने में ही चला जाता है। जैसे जैसलमेर साइड में कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो उनके लिए मतलब 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर पे एक कुएं वगैरह ऐसे हैं, बोरिंग कुछ है 20-30 किलोमीटर, तो वहाँ से उनको पानी ढो करके सिर के ऊपर लाना पड़ता है। तो ऐसे हैं, तो ऐसे कार्य को यहाँ पर ये कार्य का भार बढ़ा देता है और इस प्रकार से उनके पास में शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए समय की कमी हो जाती है और वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो मेनली सारा फोकस वो अपने जीवन यापन पे, अपने जलापूर्ति को लेकर के उन्हीं सब कामों में वो यहाँ पर उलझ करके रह जाते हैं। तो महिलाएं इससे बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। जब
जब गाँवों में जल नहीं होता है तो कोई भी फसल नहीं उगती है। पुरुष काम के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं और महिलाएं स्वयं अपने व बच्चों का जो परिवार है, परिवार के सदस्य पशुओं का ध्यान रखने के लिए पीछे छूट जाती है। जल प्रबंधन में महिलाओं की मजबूत भूमिका है। उनका जल पर नियंत्रण और पहुंच देने से है वे सशक्त हो सकती हैं। और जो समय महिलाएं पानी लाने में लगाती है, दूरस्थ स्थानों से जल ढोने में उनका खर्च होता है, उसका उपयोग महिलाओं द्वारा वर्णमाला सीखने, बच्चों और उनके स्वास्थ्य को बेहतर देखभाल करने के तरीके सीखने और सामुदायिक कार्यों में हिस्सा लेने आदि कार्यों में उनका काम किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ भूमिकाएं आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के भोजन के स्रोतों के बारे में एक छोटा बिंदु यहाँ पर रहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, जो भोजन स्रोत भिन्न भिन्न सबका रहता है। एक आपने पहले ही छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा है कि एक भोजन का जो सर्कल रहता है, घास को खा रहा है हिरण को खा रहा है शेर को और कोई खा रहा है और कोई, इस तरह से आपने एक सर्कल देखी है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो वो समझना है आपको। और यहाँ पर पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन शाकाहारी जीवों का भोजन बनता है, सर्वाहारी भी इस भोजन का उपयोग करते हैं। मांसाहारी जीवों का भोजन शाकाहारी जीव, इस प्रकार से आप करना है कि शाकाहारी जीव हैं उनको मांसाहारी जीव खा जाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको शाकाहारी लोग खाते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। और भौतिक जो परिवर्तन है इन्होंने मानव जीवन को कैसे क्या प्रभावित करा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो पर्यावरण में जो मानव निर्मित जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना, ऊर्जा उत्पादन, बड़े उद्योगों का निर्माण, यातायात व संचार के साधनों का विकास, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि ने पर्यावरण के विविध जो पहलू हैं इनको व्यापक प्रभावित किया है। जहाँ एक और अनेक सुविधाएं मिली है, सामाजिक जीवन में गुणवत्ता आई है, विभिन्न जो संस्कृतियां हैं इनका आदान प्रदान हुआ है, हमें अलग अलग संस्कृतियों का ज्ञान होने लगा है। आप देख रहे हैं कि आज से 5 साल पहले तक अपने को अपने आसपास, अपने गांव, अपने शहर से बाहर की नॉलेज नहीं रहती थी, बट आज के टाइम पर अपन अमेरिका तक की पहुंच रख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो एक जो सोशल मीडिया का जो प्रचार प्रसार हो रहा है और अलग अलग जो सुविधाएँ अपने पास में आ रही है, तो उनसे क्या है कि अलग अलग जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं उनका भी ज्ञान अपने को हो पा रहा है। और वहीं पर विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण, तो वो भी निरंतर इससे प्रभावित हो रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरह से उद्योगों से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का लेवल समुद्रों में इनमें बढ़ रहा है। और अलग अलग देशों में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कौन सा एक देश है, 195 देशों में से एक छोटा सा कोई देश है, कोई द्वीप पर, तो वो उनका जल स्तर 5-6 मीटर कुछ ऐसे ही ऊपर है। तो फिर वो वहाँ पर उनको पानी की सारी दिक्कतें आ रही है। छोटा सा 11,000 कुछ ऐसे लोगों का देश है वो, तो वो अब पूरा डूबने के कगार पर है। तो कुछ सालों में वो पूरा डूब जाएगा। तो ऐसा कुछ है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया आई थिंक शिफ्ट करेंगे, टोवाकू या ऐसा कुछ नाम है उस देश का। तो ऐसे भी यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रदूषण से दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला अपना सेकंड यूनिट आता है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु और शिक्षण विधियों को लेकर के। मेनली इस यूनिट में अपने सेकंड यूनिट में फोकस किया गया है, जो कि आपका 20 नंबर का ये सेकंड यूनिट है। ध्यान से समझना है एक एक बिंदु को। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है, इसकी समझ बनाने के लिए विविध प्रकार के क्रिया कौशल अवलोकन करते हैं। अवलोकन करके हम विषय वस्तु के प्रति समझ बना सकते हैं। अवलोकन करना है कि कोई दूसरा काम कर रहा है, टीचर जो काम कर रहा है, पढ़ाने का तरीका वगैरह सारी चीज़ें हैं, पढ़ा रहा है, टॉपिक को कैसे का समझा रहा है, वो सारी चीज़ें अवलोकन करके, अनुमान लगा करके, उस बारे में प्रश्न पूछ करके, तर्कपूर्ण चिंतन उसके बारे में करके, तर्क अलग अलग और परिकल्पनाएं उसके बारे में करके और प्रयोग करके, ये सारी चीज़ें। तो पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है, इसकी समझ बनाने के लिए ये आपको क्रिया कौशल ध्यान में रखने हैं, जरूर से कंठस्थ कर लेना है, कंठस्थ याद इनको। इसके बाद में संतुलित भोजन और ये विटामिन्स को लेकर के एक टॉपिक इसमें रहता है। संतुलित आहार वह भोजन है जो कि मात्रा और गुण में संतुलित होता है, अर्थात वृद्धि, विकास, शरीर के जो कार्य हैं, स्वास्थ्य के संरक्षण है, इनके लिए आवश्यक पोषक तत्व उसमें समाहित रहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, जल, विटामिन्स आदि। इनको सही मात्रा में इसमें शामिल ये रहते हैं। प्रमुख जो विटामिन हैं जो कि आपको जरूर से ध्यान रखने हैं वो यहाँ पर है। एक तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसमें देखिए स्रोत क्या है और इसके जो रोग, इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो वो हैं। तो विटामिन ए के स्रोत हैं दूध, अंडे का पीला भाग, हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर आदि। और इसके अभाव में रतौंधी रोग, नेत्र रोग हो जाता है। विटामिन बी अनाज, दूध, दही, मक्खन, ठंडे मांस आदि, अंडे मांस आदि, यहाँ पर अंडे हैं, अंडे मांस आदि। तो यहाँ पर इसके अभाव में रक्त की कमी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाना, बेरी रोग आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन सी की यहाँ पर नींबू में, संतरा में, आंवला में, इनमें, और इसकी कमी से स्कर्वी त्वचा रोग होते हैं।
और विटामिन डी से, विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है स्रोत देखिए, दूध, दही, मक्खन, छाछ, सूर्य की धूप, विटामिन डी। और फिर इसकी कमी से हड्डियों का टेढ़ा होना, रिकेट्स रोग, और जो कैल्शियम के अभाव में भी हो जाता है। तो ये कुछ रोग यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में भोजन संबंधित अच्छी आदतों को लेकर के भी एक प्रश्न आ सकता है, छोटा पॉइंट यहाँ पर बनता है, अच्छी आदतें भोजन करने संबंधित। तो भोजन से पहले हाथ धोएं साबुन से, रात को सोने के 2 घंटे पहले भोजन कर लें। भोजन बनाने की जो सामग्री है इसको मक्खी, कॉकरोच, चूहों से बचा करके रखें। भोजन को ढककर रखें। फलों को खूब धोएं। सब्जी को काटने से पहले धोएं। आवश्यकता अनुसार भोजन को थाली में ले लें। और ऐसे आपको काफ़ी सारे जो आदतें हैं जो आप दैनिक दिनचर्या में काम में भी लेते हैं, तो ऐसी अपनी अच्छी आदतों को यहाँ पर मेंशन कर देंगे अगर ये टॉपिक आपके प्रश्न पूछा जाता है तो। इसके बाद में अब अभावजन्य रोग, कुपोषण से होने वाले प्रमुख रोग, ये भी एक छोटा टॉपिक रहता है। और यहाँ से एक तो आपके 2 या 3 रोग पूछ सकता है, या आपके एक पर्टिकुलर रोग के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार आए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रतौंधी रोग देखिए, रतौंधी रोग है विटामिन ए के अभाव के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके रोगी को अंधकार में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अंधकार में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब ये क्या है, अंधेरे में दूर की चीज़ें तो कहाँ दिखेगी, पास वाली भी नहीं दिखती है। तो ऐसा यहाँ पर रोग है। और दूसरा है टोड स्किन। तो विटामिन ए के अभाव में मनुष्य की बाह्य त्वचा मेंढक के समान चितकबरी, शुष्क तथा खुरदरी हो जाती है, शुष्क तथा खुरदरी हो जाती है। ये चीज़ें हैं। बेरी रोग, स्नायु रोग में यह रोग विटामिन बी की कमी से होता है। पेलाग्रा, तो यह रोग विटामिन बी और यहाँ पर नियासिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग, यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है तथा पायरिया रोग भी हो जाता है। घेंगा या फिर गलकंड, तो ये क्या होता है, घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्तहीनता की बात आती है तो रक्तहीनता शरीर में कुछ समय के लिए यहाँ पर लोहांश जो खनिज लवण है इनकी न्यूनता के कारण रक्तहीनता का रोग उत्पन्न हो जाता है। सूखा रोग, रिकेट्स की बात करते हैं तो कुपोषण डी यहाँ पर होता है, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। और रक्तस्राव वाला एक रोग रहता है, तो यह रोग क्या है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन की कमी से ये होता है। तो ये कुछ रोग ध्यान रखने हैं। एक कुपोषण का टॉपिक रहता है, तो कुपोषण का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति की शारीरिक जो लंबाई है वो रुक जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती है। आयु व लंबाई की तुलना में भार कम हो जाता है। व्यक्ति निस्तेज, दुबला पतला, कमजोर, अस्वस्थ हो जाता है। उठने बैठने व खड़े होते समय अनुचित आसन का प्रयोग करता है। त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है। बालों में रूखापन और त्वचा में पीलापन व खुरदरापन आ जाता है। शरीर में शक्ति का अभाव तथा शिथिलता रहती है। तो ये आपको कुपोषण के शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव ध्यान रखने हैं। कुपोषण को दूर कैसे कर सकते हैं, प्रभाव तो हमने देख लिया, अब उपाय भी देख लीजिए। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, अशिक्षा व अज्ञानता है। बालकों को, अभिभावकों को संतुलित भोजन, आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान कराते रहना चाहिए। रोगग्रस्त जो बालक है इनको चिकित्सक को दिखा करके उसके आहार के बारे में जानकारी देनी चाहिए। विद्यालय में विश्राम तथा मध्याह्न जो भोजन है, इंटरवल में जो भोजन मिड डे मील होता है, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर पौष्टिक तत्व वगैरह वो उनको मिलते हैं, तो वहाँ उन्हें संतुलित व पौष्टिक भोजन का आयोजन किया जाना चाहिए। और विद्यालय तथा घर के वातावरण को स्वास्थ्यकारी बनाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य अनुसार आसपास कोई गंदगी वगैरह ना हो और साफ सुथरा वातावरण हो, ये बातें हैं। इसके अगला टॉपिक अपना आता है खाद्य संरक्षण को लेकर के। खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं तथा खाने योग्य नहीं रह सकते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ ऐसी विधियां अपनाएं जिनसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक दूषित न हो। खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षण करने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य की जो सामग्री है इसको लंबे समय तक उपयोग के अनुकूल बनाए रखना क्या कहलाता है, खाद्य संरक्षण कहलाता है। इसके उपाय कौन कौन से अपन कर सकते हैं, तो खाद्य सामग्री का जो रक्षण है ये हमें जीवाणु विष, एंजाइम, रासायनिक क्रियाओं तथा रासायनिक तत्वों व प्राकृतिक प्रभावों से करना होता है। जीवाणुओं में साधारणतः बैक्टीरिया या स्पोर के रूप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ईस्ट तथा फूलन पैदा करने वाले अनेकानेक फफूंद रहते हैं, जो 50 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप पर और आर्द्रता में अधिकाधिक पनपते हैं और 3 या 4 घंटों में ही भोजन सामग्री को विकृत कर देते हैं। तो इनका ध्यान रखना है। खाद्य सामग्री की संरक्षण विधियां जीवाणुओं का नाश करके और जीवाणुओं को पनपने से रोक करके। अब जीवाणुओं का नाश कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बिंदु आते हैं कि भोजन सामग्री को पकाने में, उसे उबालने और तलने में हम पानी के खौलने का तापमान काम में लेते हैं तथा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस ताप पर लगभग सभी सामान्य जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।
पाश्चुरीकरण तो अधिकांश जो दूध का ये पाश्चुरीकरण करते हैं, हालांकि बियर व हल्के शराब भी पाश्चुरीकृत किए जा सकते हैं। पाश्चुरीकरण से भी सभी जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं, परंतु प्रक्रिया जो निर्जीवाणुकरण नहीं है, और फिर भी पाश्चुरीकरण से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये पूरी तरह तो नष्ट नहीं करता है, बट फिर भी मैक्सिमम चीज़ों को नष्ट कर देता है। जो संक्रामक रोग फैलाते हैं उनको नष्ट कर देता है, जैसे अंतशोथ, हैजा या मोतीझरा, डिप्थीरिया आदि रोगों से बचाव करता है। टीन बंदी, तो टीन के बर्तन में अपन यहाँ पर सामान को रख दें तो निर्जीवाणुकरण के लिए डिब्बों में भर दिया जाता है। डिब्बों सहित विशेष संयंत्रों में निश्चित समय के लिए तपाया जाता है इनको, और तुरंत ही निश्चित ताप पर ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद में डिब्बों में विशेष प्रक्रिया से सील बंद कर देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जो कैन वगैरह आते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। हवा सारी निकाल दी जाती है, और मुरब्बे, जैम व जेली आदि बना करके सभी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए भी खाद्य पदार्थों को निश्चित ताप पर तपाया जाता है, जिससे यदि इनमें कोई हानिकारक कीटाणु है तो वह नष्ट हो जाए। इसके बाद में तुरंत तैयार करी गई शक्कर की चाशनी उसमें मिला दी जाती है। चाशनी जीवाणुओं को पनपने नहीं देती है, यदि वह खुले में रखें तो फफूंद अवश्य लग जाता है। तो ये आपको जीवाणुओं का नाश को लेकर के बात है, और पनपने से रोकने को लेकर के अब बात हो रही तो प्रशीतन व शीत भंडार, यहाँ पर ठंडी जगह पर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, तो वो यहाँ पर आ गया। हिमीकरण आ गया, निर्जलीकरण आ गया, और एंटीबायोटिक का प्रयोग करके ये हम इनको पनपने से रोक सकते हैं। इसके बाद में एक अगला टॉपिक और रहता है। ये टॉपिक थोड़ा सा अपने कला शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पर है, कोलाज को लेकर के। कोलाज क्या होता है? प्रत्यक्ष वस्तुओं का चित्र धरातल पर चिपका करके बनाई गई जो आकृतियाँ हैं, ये कहलाती है कोलाज। कोलाज में लकड़ी, कतरन, टिन के टुकड़े, रस्सी, सूतली, पिन, ट्यूब आदि वस्तुओं को प्रयुक्त करते हैं। और ये क्या रहता है, कलाकृति क्या रहती है, जमीन पर धरातल पर चिपका करके बनाई जाती है कोलाज। खिलौनों के प्रकारों को लेकर के बात आती है। प्लास्टिक के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, कपड़ों के खिलौने, धातु से निर्मित खिलौने, मिट्टी कुट्टी के खिलौने, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने आदि खिलौने के प्रकार हो गए हैं। रंगों को लेकर के एक टॉपिक रहता है, तो प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग हैं। प्राकृतिक जो रंग हैं वो पेड़ पौधों से तैयार करे जाते हैं तथा इनमें स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पलाश के फूल, अनार की छाल, केसर, हल्दी आदि रंग। और कृत्रिम रंग जो मानव निर्मित रंग हैं, इनमें विभिन्न रसायनों का प्रयोग होता है, रसायनों से तैयार होते हैं और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालते हैं, जैसे निर्देशन रंग, बुनियादी रंग, अम्ल का रंग, गंधक का रंग आदि। ये उदाहरण ध्यान रखना है प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग के। इसके बाद में संरक्षित क्षेत्र को लेकर के बात करते हैं। विभिन्न जो प्रजातियों को लेकर के बात आती है, तो ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार ने वन्य जीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा है, तथा इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और उसके संवर्धन, उसके बढ़ावे को लेकर के पारिस्थितिक जो प्रक्रियाएं हैं, इनकी प्रजातियों को बचाए रखना है। हमारे देश में 500 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हैं। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया जाता है। लेकिन व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं, बांध उद्योग जैसी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, इनमें अनुमति नहीं दी जाती है। प्राकृतिक जो वनस्पति बगीचे व जंतुआलय आदि प्रजातियों को संरक्षित रखने में सहयोग करते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आपको संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। इस तरह से अपना ये सेकंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे यूनिट के बारे में, जो कि आपका 10 नंबर का यूनिट है और नाम है बच्चों के अनुभवों के बारे में बात करेंगे, उनके सवाल और उनकी पूर्व समझ को लेकर के, कि पर्यावरण के बारे में उनके क्या अनुभव रहे हैं, क्या उनका सवाल है और क्या उनकी पूर्व समझ है पर्यावरण को लेकर के, वो बातें यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आप इसको यूनिट को समझेंगे। जीन पियाजे को लेकर के अपना पहला ही टॉपिक आ जाता है कि इनके संज्ञानात्मक विकास को लेकर के अवस्थाएं बतानी है। इसकी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, उनमें पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। संवेदी मतलब संवेदनाओं को लेकर के ज्ञान अर्जित करता है। यह जन्म से 2 वर्ष की होती है, आयु तक होती है, और बालक इसमें मानसिक क्रियाएं इसमें घटित होती है, जैसे भूख लगने पर रोना आदि। बौद्धिक जो प्रक्रियाएं हैं, इनका इसमें धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था इसे कहते हैं। इसमें बाल केंद्रित ना रह करके दूसरों के संपर्क में बालक रहता है, खुद पे केंद्रित नहीं रहता है। 2 से 6 वर्ष तक बालक खुद से खुद के काम सारे नहीं कर सकता है, वह अपने माता पिता, अपने परिवारजनों पर यहाँ पर केंद्रित रहता है। इसमें बालक बिना सिर पैर की बातें करने लगता है, और इसमें पियाजे कलेक्टिव मोनोलॉग इसको कहते हैं कि वह अलग अलग डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। संक्रियात्मक अवस्था अगली अवस्था है। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें विभिन्न मानसिक परिवर्तन होते हैं, जैसे वस्तुओं के बीच में पहचान करने लगता है, चिंतन क्रमबद्ध हो जाता है, तर्कसंगत हो जाता है, वस्तुओं का विभेदीकरण कर पाता है, और जो पहले बिना सर पैर की बातें कर रहा था, तो अब वो क्या करने लगता है, तर्क के साथ में, समझ के साथ में अपने विचार रखने शुरू कर देता है और बातों को समझने लगता है। उसके बाद में जो अगली अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह 11 से 15 वर्ष के बीच में 11 से 15 वर्ष के बीच में है अवस्था, और इसमें सभी जो संप्रत्यय हैं इनका समुचित विकास हो जाता है। भाषा संबंधित योग्यता आ जाती है, विचारने व सोचने की शक्ति आ जाती है, अवलोकन तर्क समझ विकसित हो जाती है। चिंतन अब मूर्त नहीं अमूर्त बन जाता है। एक अमूर्त चिंतन क्या रहता है कि हम कल्पनाएं करने लग जाते हैं। मूर्त चिंतन का मतलब है वस्तु हमारे सामने रखी है तभी हम उस बारे में बात कर पाएंगे, तभी उसकी बारे में हम समझ पाएंगे। पर अमूर्त चिंतन है कि वस्तु हमारे सामने नहीं भी है, जैसे हाथी की बात आ रही है, अब मैंने हाथी बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हाथी कैसा होता है, तो वो आ गया होगा। तो इस प्रकार से क्या है अमूर्त चिंतन। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद में बच्चों के सवालों का बहुत अधिक महत्व क्यों है, अलग अलग सवालों का, कि बच्चे सवाल जो पूछते हैं बचपन में, अलग अलग सवाल बिना तर्क वाले, कि मिर्ची तीखी क्यों है, ये यहाँ पर हल्दी पीली क्यों है, जो ऐसे सवाल पूछते हैं तो इनका महत्व क्यों है। सवाल पूछना बच्चों का एक नैसर्गिक गुण है। बच्चे लगभग 2.5-3 साल की उम्र से ही अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ढेरों सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। क्या है, कैसा है, कैसे हुआ, उनके मन में तो जैसे प्रश्नों की बाढ़ ही लगी रहती है कि यह चीज़ क्या है, कैसा। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि मिर्ची तीखी क्यों है, हल्दी पीली क्यों है, नीम के पत्ते कड़वे क्यों हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो जिज्ञासा व कौशल सीखने के लिए प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो वे दरअसल अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में, उनके जो चाल चलन हैं, जो कामकाज हैं, उनके बारे में जानकारी बटोर रहे होते हैं। इस तरह से वे अपना ज्ञान खुद निर्मित कर रहे होते हैं। सवाल पूछ करके वे अपने मस्तिष्क के विकास के लिए ज़रूरी जो सोचने की क्षमता है इसको भी पनपा रहे होते हैं। सवाल पूछना संवाद स्थापित करने की भी एक माध्यम है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो वे अपनी रुचि या फिर कौतूहल के किसी विषय में अपने से ज़्यादा जानकार जो व्यक्ति हैं उनसे जानना चाहते हैं। बच्चों द्वारा सवाल पूछना इस बात को दर्शाता है कि वे प्यार और भरोसे के वातावरण में खुद से सीखते हुए बड़े हो रहे हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान में समझ लेनी है ध्यान से। एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने अभी बात करी कि बच्चे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, बट शिक्षक होने के नाते हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो समाचार पत्र व रेडियो आदि का उपयोग करके शिक्षक भी सवाल पूछे, क्यों और कैसे, प्रश्नों को बढ़ावा देने की गतिविधियां करे और उनको सही ढंग से आंसर दे करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश करे। J.S. ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषताओं को लेकर के एक बिंदु यहाँ पर रहता है। इसमें देखिए, अधिगम की पूर्वानुकूलता, इसके अनुसार बालक का संबंध उस झुकाव से है जिसे वह स्कूल में प्रवेश करते समय रखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों तथा संदर्भों से वह अधिगम की क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। अतः शिक्षण जो सिद्धांत हैं इनको बालकों के अनुभव तथा विषय वस्तु से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है कि ज्ञान की जो संरचना है उसके बारे में। यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित रूप प्रदान करता है, जिससे ज्ञान तथा विषय वस्तु का अधिगम सरल हो जाता है। तारतम्यता इसमें आ जाती है कि शिक्षण सामग्री को वंचित क्रम प्रदान करता है, अर्थात विषय वस्तु एवं अधिगम सामग्री को क्रमबद्ध तारतम्यता ढंग से संप्रेषित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बिंदु यहाँ हो गया। पुनर्बलन की बात होती है। पुनर्बलन का मतलब है उनको मोटिवेट करना, या उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो उसके लिए उनको अच्छा फीडबैक देना। तो यहाँ पर पुनर्बलन क्या है कि शिक्षा सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति स्थिति की जो व्याख्या है वो करते हैं। बाह्य जो पुरस्कार है ये आंतरिक गुणों का विकास इससे होता है। ब्रूनर के संज्ञान के विकास के संदर्भ में जीन पियाजे के विकास सिद्धांत को स्वीकार किया है। जिस तरह से बच्चों को ट्रॉफी या कोई मेडल इस तरह से देते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और आगे और अच्छा करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। पियाजे के अनुसार अनुकूलन को लेकर के एक छोटा टॉपिक रहता है। तो स्कीमा की यहाँ पर बात आती है। स्कीमा क्या है ये समझ लेना है। और न सिर्फ हमें स्कीमा न सिर्फ हमें पर्यावरण के साथ में अंतः क्रिया करने के लिए मौका देता है, बल्कि पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में भी मदद करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन के 2 तरीके हैं, आत्मसात करना और समायोजित करना। आत्मसात मतलब ग्रहण कर लेना, और वो जो समायोजित है तो वो है उसके साथ में जुड़ जाना या उसके ज्ञान में अपने परिमार्जन कर लेना। अनुकूलन ही प्रक्रिया का वह आधार, वह विश्वास है जो ज्ञान का निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए सीखने वाला व्यक्ति खुद ही यहाँ पर चलाता है जिस प्रक्रिया को। वाइगोत्स्की का भी एक छोटा टॉपिक यहाँ पर रहता है। वाइगोत्स्की क्या है, देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद यहाँ पर रहता है। वाइगोत्स्की ने बताया है कि बालक के मानसिक विकास में सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बालक को सीखने में आसपास के
विकास क्षेत्र भी अपना योगदान देते हैं। व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। चरण इसका पहला क्या है कि कार्य करने में किसी और ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद मिलनी चाहिए। और दूसरा चरण क्या है कि कार्य करने वाला खुद की ही मदद करता है। तो इस तरह से 2 चरण ध्यान रखने हैं। और रचनावादी सिद्धांत के बारे में कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बड़ा टॉपिक आता है। यहाँ पर देखिए, रचनावादी सिद्धांत में रचनावाद वह शब्द है जो दशकों से मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारत में 1-2 दशकों में यह प्रचलन में आया है। और रचनात्मकवाद, निर्माणवाद और निर्मितिवाद के नामों से भी इसे जाना जाता है। मस्तिष्क में कुछ भी ठीक वैसे दर्ज नहीं होता है जैसा उसे अनुभव किया गया हो। यह तथ्य हमारी 5 इंद्रियों से प्राप्त हुए अनुभवों के विषय में सच है। हमारी अलग अलग इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां काम जिस प्रकार से करती है, तो वैसे ही हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। और जैसी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, अगर अपने को गर्म महसूस हो रहा है हाथ से छूने पर वो दिखने में गर्म नहीं होगा, तो वो अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग वहाँ पर रहता है। जब 2 लोग एक ही बात को सुने या देखें, उन्होंने जो कुछ भी देखा है, सुना है, उनकी स्मृतियाँ निश्चित रूप से अलग अलग होंगी। हमारे बोध तथा स्मृतियों में अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उनकी व्याख्या भी करते हैं। और वह व्याख्या हमेशा अपने पास पहले से मौजूद ज्ञान के आलोक में ही हम करते हैं। और इस प्रकार से अनुभवों की हमारी व्याख्या के साथ में नया ज्ञान बनता है। और जो पूर्व ज्ञान हमने किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति बनाया हुआ है, तो नया ज्ञान आते ही हम क्या करते हैं, पिछले ज्ञान में परिमार्जन कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो जिले अपडेट हुए हैं, तो पुराने जिले जो हमने याद कर रखे थे, समझ रखे थे, तो हमने क्या किया है, अब नए जिले जैसे आ गए हैं, तो नए जिलों के साथ में अपने आप को आत्मसात करके और नए जिलों को हमने उसको ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करी है और नया ज्ञान वो बन गया है। और इस प्रकार से रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि ज्ञान देने वाली और सिखाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, ये नहीं हैं, जो इसे तो सीखने वाले अपने अनुभव और दूसरों के साथ में होने वाले परस्पर क्रियाओं के जरिए सीखते हैं। ये बात रही। और हम सभी जो अपने पूर्व अनुभवों और ज्ञान के आलोक में नई नई बातें सीखते हैं, नए नए अनुभव सीखते हैं, ज्ञान एक दूसरे से बांटते भी हैं। इसलिए गतिविधियां करते हुए हमें उनसे होने वाले अनुभवों पर आपस में तथा किसी बड़े अभिभावक या फिर शिक्षक के साथ में बातचीत करना किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर यह वही सीखने के रचनावादी तरीका, रचनावादी नज़रिया है सीखने का। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें रचनावादी के बारे में ध्यान रखनी है। अगला एक प्रश्न आता है, बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार, रेडियो आदि किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अपने आसपास के समूचे पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती रहनी चाहिए। यह जानकारी समाचार, रेडियो आदि के द्वारा आसानी से उपलब्ध की जा सकती है। नई नई जानकारियों में उन्हें सोचने के मौके मिलते हैं, नई बातों का सामना करने के मौके मिलते हैं, जिससे उनके मन में नए नए सवाल भी पनपते हैं। तो ये कुछ तरीके हम ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, चौथा यूनिट आता है अपना पर्यावरण को लेकर के, अधिगम योजना निर्माण को लेकर के, गतिविधि संचालन को लेकर के, जो कि आपका 10 नंबर का यूनिट है। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम योजना के उद्देश्य क्या क्या है। अधिगम योजना मतलब है जो सीखने का जो स्तर है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो हम किस प्रकार से उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से यहाँ पर उद्देशित अपन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो अधिगम योजना निर्माण के बारे में पहले तो समझ बनाएंगे। कक्षा के भीतर और बाहर के जो वातावरण है, इसमें सीखने के अवसर बनाएंगे। अधिगम के विभिन्न जो तरीके हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कक्षा में गतिविधि संचालन हेतु दक्षता प्राप्त कर लेंगे। गतिविधि संचालन का ब्यौरेवार दस्तावेजीकरण कर पाएंगे। बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग कर पाएंगे। गतिविधि के दौरान वह गतिविधि के बाद में विद्यार्थियों से की जाने वाली चर्चा को महत्व से समझेंगे और उनमें जो उनका फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार परिवर्तन भी करेंगे। समुदाय के जो विविध साझा संसाधन हैं, इनको अधिगम निर्माण में उपयोग करने की दक्षता भी हम हासिल कर लेंगे। तो ये सारे कुछ उद्देश्य अपने इसमें रहते हैं कि इनको फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी करते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। अधिगम मतलब सीखना जो होता है, वो सारी चीज़ें। विभिन्न जो सामाजिक समुदाय है और जो संसाधन है, उनका अधिगम निर्माण हेतु कैसे क्या हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो बातें देखिए। समाज में लोगों के विविध जो समुदाय है, परस्पर निर्भरता तो होती ही है। बच्चे इसे काफ़ी सटीक ढंग से समझ भी रहे होते हैं। हालांकि बच्चे अधिकांश बातें जानते हैं, लेकिन हमारी कठिन शब्दावली में ये उलझ करके रह जाते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में स्थानीय कारीगर, कुम्हार, मोची, सब्जी वाला, दुकानदार, नाई, कलाकार, बैंक कर्मचारी, पोस्टमैन, खिलाड़ी,
जनप्रतिनिधि आदि को बुला करके बच्चों से बातचीत करवा सकते हैं। इससे कक्षा को ऐसे व्यक्ति की हकीकत से जानने का मौका मिलेगा जो उसके काम के बारे में जानते हैं और अभिरुचि का भी विकास इसमें होता है। इससे विविध जो समुदाय हैं, अधिगम जो निर्माण है, इसमें उपयोग ठीक प्रकार से उनका हो पाएगा और एक्चुअल में वो ग्राउंड लेवल पर ये जान पाएंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें काम करती है। अब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, आपकी क्लासेस डिजाइन करता हूँ, अब आपको तो क्लासेस रेडी मिलती है, बट इनके पीछे कितनी सारी मेहनत लगती है इन नोट्स को डिजाइन करने में, सारी चीज़ों को पीपीटी तैयार करने में, फिर ये क्लासेस रिकॉर्ड करने में, इनको एडिट करने में, फिर उसके बाद में अपलोड करने में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टेप्स के माध्यम से एक वीडियो गुजर करके फिर आपके सामने आता है। तो वो एक क्रिएटर ही जान सकता है, एक एजुकेटर ही जान सकता है, एक टीचर ही पीछे से जान सकता है कि क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है ये सारी क्लासेस को तैयार करने में। तो लाइक शेयर जरूर करा करिए। इसके बाद में बात करते हैं इसके अतिरिक्त अधिगम जो सामग्री है इसके निर्माण में समुदाय के विभिन्न जो संसाधन हैं इनका उपयोग भी किया जा सकता है। इसके तहत हम गांव के होने वाले विभिन्न जो सामुदायिक कार्य हैं इनका अवलोकन छात्रों को करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गांव के तालाब में सफाई और गहरीकरण के काम पर छात्रों को लेकर के जा सकते हैं, जहां हम छात्रों को बता सकते हैं कि बरसों से तालाब की सफाई न होने से, इसमें गाद इकट्ठी होने से तालाब थोड़ा उथला हो गया है, छोटा हो गया है। सफाई से तालाब में ज़्यादा पानी रुक सकेगा, जिससे सिंचाई और गांव वालों की दैनिक ज़रूरतें पूरी हो पाएगी और तालाब में मछली पालन भी हो पाएगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अतः उपयुक्त जो विवेचन है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विविध जो सामुदायिक समुदाय हैं और जो संसाधन हैं इनका अधिगम निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ये कुछ बातें यहाँ समझ लेनी है। इसके बाद में बात करते हैं अधिगम योजना निर्माण में शिक्षक के लिए किस प्रकार से ये अधिगम योजना का निर्माण उपयोगी है। शिक्षक अगर अधिगम की योजना बना लेगा कि एक टॉपिक को कैसे समझाना है, अब जैसे मैंने आपकी क्लासेस के लिए योजना बना रखी है कि आपको एक ही वीडियो में आपके पूरे पेपर को लेकर के बात कर लेनी है, ताकि आपको अलग अलग क्लासेस सर्च ना करना पड़े और कोई भी डाउट समस्या ना रहे, और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक ही क्लास में समराइज अपन कर लें। तो ये क्या है, मेरी एक पहले की बनाई हुई योजना है, और जो मेरे लिए भी यहाँ पर उपयोगी है कि मुझे ज़्यादा अलग अलग क्लासेस के लिंक वगैरह एक पीपीटी जो एक प्लेलिस्ट है वो तैयार करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है। और आपको भी क्लासेस ढूंढने में या अलग अलग जगह पर आप अगर इसको शेयर करना चाहते हैं तो वो अलग अलग लिंक आपको शेयर ना करना पड़े, यूनिट वाइज शेयर ना करना पड़े। तो उन चीज़ों के लिए एक क्लास जिसको आपको एक ही को देखना है और इसी को अच्छे प्रकार से कवर कर देना है, तो इसमें दोनों का ही यहाँ पर फायदा रहता है। तो ये क्या रहता है शिक्षक के लिए कैसे उपयोगी है अधिगम की योजना। तो अधिगम योजना निर्माण से शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जो स्थानीय अनुभव हैं इनको कक्षा में बता पाने और उनका विश्लेषण कर पाने में सक्षम हो पाता है। इससे विद्यार्थी की भागीदारी बढ़ती है और विद्यार्थी सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता और इसके अतिरिक्त शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अगला बिंदु आता है पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन से बिंदु है। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या के बारे में ध्यान रखेंगे, शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको हम मद्देनजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके सीखने की स्पीड क्या है, उनका दिमागी लेवल क्या है, वो सीखना कैसे चाह रहे हैं, उनकी रुचि क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उनकी अवधारणाओं को ध्यान रखेंगे और ICT का समावेश इसमें करेंगे, टेक्नोलॉजी का समावेश करेंगे। उनको PPT वगैरह ये सारी चीज़ें, उनको जो ग्राफिक्स है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे क्या पृथ्वी वगैरह, ओजोन परत वगैरह, तो वो सारी अगर अपन वहाँ पर वीडियो विजुअल्स दिखा देंगे तो वो और अच्छे प्रकार से उनका ज्ञान स्थायी होएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संबंधित जो गतिविधियां हैं सामान्यतः है वो करवाएंगे, जैसे कोई प्रयोग करवा दिया, कोई पेड़ अगर कैसे पेड़ उग रहा है उसका रखरखाव कैसे करेंगे, ऐसे क्रियाकलाप करवा दिए तो उनसे भी ज्ञान स्थायी होगा। मूल्यांकन के तरीके वगैरह ट्राई करके तो ये सारा काम अपन कर सकते हैं। अधिगम योजना ऐसे बना सकते हैं पर्यावरण शिक्षण अधिगम की। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है राजस्थान में कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें किन किन थीमों में इसे बांटा गया है। तो पहला क्या है, परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण। दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठा है कुछ करना व बनाना। तो ये सारे टॉपिक वो है जिसमें आपके 3री से 5वीं तक की पर्यावरण पुस्तकों की थीम है। इसमें इनको डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे को वही सारा ज्ञान मिले आसपास के पर्यावरण का जो वो डेली लाइफ में अपनी फेस करता है, ताकि वो अच्छे प्रकार से उनको आत्मसात कर सके और अच्छी अच्छी चीज़ें वो सीख सके अपने जीवन से जुड़ी हुई और उनमें परिमार्जन कर सके, अच्छा यहाँ पर ज्ञान ग्रहण कर सके। छोटे बच्चों की पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिनमें बाल गीत, रंग बिरंगे चित्र, सचित्र कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ आदि होनी चाहिए। एक प्रश्न आपके ऐसा भी 1-2 बार आया हुआ है कि छोटे बच्चों की पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। तो छोटे बच्चों की पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिनमें बाल गीत हों, रंग बिरंगे चित्र हों, सचित्र कहानियाँ हों, नैतिक कहानियाँ ये आदि हों जो उनको मोटिवेट करे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है शिक्षण कार्य में नियोजन की आवश्यकता क्या है।
इसमें देखिए, विद्यालय में शिक्षण जो प्रक्रिया है इसमें उद्देश्यनिष्ठ इसको बनाने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को विद्यालय की समस्त जो गतिविधियां हैं इनके विभिन्न स्तरों के अनुरूप शिक्षण कार्य में नियोजित इनको कर लिया जाए। एक जो नियम है, एक क्या कर सकते हैं, एक श्रृंखला में उनको बांट करके फिर स्टेप बाय स्टेप उनको चलना, तो यहाँ पर नियम पूर्वक काम करें। शिक्षण कार्यों को इस प्रकार से नियोजित कर लेने से विषय के सभी पक्षों का अभ्यास ठीक प्रकार से हो पाता है, आभास ठीक प्रकार से हो पाता है कि कैसे क्या सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और कार्य गति में भी पर्याप्त मदद मिलती है कि कब तक क्या चीज़ें फॉलो करनी है। और विद्यालय में शिक्षण कार्य के नियोजन का अत्यधिक महत्व रहता है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यालय में किसी निश्चित अवधि में निश्चित किए हुए उद्देश्यों की उपलब्धि एवं पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना होता है। अतः ऐसी जो स्थिति है इसमें विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली जो सभी शिक्षण प्रक्रिया है इसको नियोजित कर लेना चाहिए और एक सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम करना चाहिए। अगला टॉपिक है अपना दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो विद्यालय के संपूर्ण कार्य का नियोजन करके, एक जो विषय है उनके शिक्षण से संबंधित कार्य का नियोजन करके। विषय से संबंधित कार्य के नियोजन को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो विषय से संबंधित कार्य का वर्ष भर के लिए नियोजन, एक उसका इकाईवार नियोजन, एक उसका दैनिक जो कक्षागत जो यहाँ पर पाठ योजना है वो एक योजना बना लेना कि डेली अपन क्या पढ़ाएंगे, उसके बारे में पूर्व ये सारी चीज़ें पहले से डिजाइन कर लेना कि मुझे ये पढ़ाना है वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में इकाईवार कि ये यूनिट मुझे कैसे कंप्लीट करवाना है। इसमें अलग अलग यहाँ पर अगर मान लो ओजोन परत की बात हो रही है, किसी रोग विशेष की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके लिए पर्याप्त डाटा, अगर चित्र दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है तो उन चित्रों का उन जो टीचिंग एड्स हैं तो उनका मैं पहले से जुगाड़ कर लूँ, पहले से वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवा करके फिर उनको दिखाऊं। और फिर ऐसे अगर अपन विजुअल्स लेकर के चलते हैं, अलग अलग चीज़ें बच्चों को दिखा करके क्रियाकलाप करवा करके अगर सारी चीज़ें करते हैं कि जैसे ओजोन परत की बात हो रही है तो उसका मैंने चित्र दिखाया बच्चों को या उसका कोई वीडियो दिखाया, तो बच्चे उसके बारे में और अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे और डिटेलिंग उसकी जान पाएंगे। और वो ऐसा जो ज्ञान है जो क्रियाकलापों से आ रहा है, जो अलग अलग गतिविधियों से आ रहा है, जो वो देख करके सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान क्या होगा उनमें अधिक समय के लिए स्थायित्व यहाँ पर ले पाएगा। और एक स्थायी ज्ञान जो बालक केंद्रित ज्ञान है उसमें बालक की रुचि भी आएगी कि अपन उसको अलग अलग चीज़ें इंटरेस्टिंग तरीके से उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद में शिक्षण कार्य के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं कि शिक्षण जो कार्य है अपना, इसका अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका नियमित कर सकते हैं, नियोजन बना सकते हैं। उपलब्ध समय का अनुमान कर लगाएंगे कि कितने समय में अपने को पूरा करना है, तो उसका अनुमान लगा करके काम करेंगे। पाठ्यक्रम का जो व्यवहारिक खंड है इसमें विभाजन करेंगे कि कितने चैप्टर हैं, कैसे क्या है, तो उनको डिवाइडेड करेंगे अलग अलग टाइम के अनुसार कि कितने टाइम में कितनी सारी चीज़ें अपने को कंप्लीट कर लेनी है, तो वो अपन डिवाइडेड कर लेंगे। पाठ्यक्रम खंडों में उपलब्ध समय में सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। विषय वस्तु व विषयगत जो उद्देश्य हैं इनमें तारतम्य स्थापित कर लेंगे। गणित शिक्षण का विचार यहाँ पर रखेंगे, शिक्षण विधियों का यहाँ पर विचार रखेंगे। शिक्षण में उपयुक्त जो सहायक सामग्रियाँ हैं इनका विचार रखेंगे। शिक्षण विधियों का मतलब है कि कौन सा टॉपिक किस विधि से अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे बच्चे, तो वो विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था कि ओजोन परत की मान लो बात हो रही हो, तो ओजोन परत को दिखाने के लिए अलग अलग यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, टीचिंग एड्स वहाँ पर हो। और पृथ्वी की बात हो रही है तो पृथ्वी कैसे दिखती है, कैसे घूमती है, कौन सा देश किधर है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण किधर है, पानी वाणी का व्यवस्था वगैरह, तो वो जो महाद्वीप वगैरह, द्वीप वगैरह, तो वो सारी अगर दिखानी है तो अपन पृथ्वी का ग्लोब, छोटा ग्लोब ला करके दिखाएंगे बच्चों को, तो वो यहाँ पर शिक्षण सामग्रियों के अंतर्गत आएंगे और बच्चे उनसे बहुत अच्छे प्रकार से बच्चे उनको समझ पाएंगे और वो ज्ञान उनका यहाँ पर स्थायी ज्ञान उनको मिलेगा। छात्रों को दिए जाने वाले गृह कार्य पर विचार करेंगे। मूल्यांकन के स्वरूप पर विचार करेंगे। शिविर, पंचांग, सह शैक्षिक गतिविधियां आदि पर विचार करेंगे। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं शिक्षण कार्य के नियोजन के रूप में। इसके बाद में बात करते हैं अवलोकन विधि और निरीक्षण विधि को लेकर के। अवलोकन विधि मतलब अवलोकन करना, या निरीक्षण विधि भी इसका ही नाम है। तो निरीक्षण करने का मतलब है बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उनका अवलोकन करना, उनका निरीक्षण करना कि वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कमियां रख रहे हैं, तो सबको नोट करना क्या होता है अवलोकन विधि में होता है। फिर उसमें सुधार किया जाता है जहाँ पर बच्चे कमियाँ छोड़ रहे हैं। इसमें देखिए शिक्षण जो निरीक्षण विधि है इसमें व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए यह विधि वर्तमान में उपयुक्त मानी जाती है। योकाम व सिम्पसन के अनुसार एक परिभाषा रही है कि निरीक्षण विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति का अपने चारों ओर से संसार का ज्ञान इसको मिलता है। निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण की विभिन्न तथ्यों की जानकारी वास्तविक रूप में मिलती है। इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है।
बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग करता है। ज्ञान केंद्रित करके आँख से देखता है, त्वचा से स्पर्श करता है और कान से सुनता है तथा नाक से सूंघता है। इसके पश्चात ही वह किसी स्थिति को आत्मसात कर पाता है। पहले से पूर्व कल्पनाएं नहीं बनाता है, वो करके सीखता है। और जो आंखों देखा हाल है, ज्ञानेंद्रियों से महसूस किया हुआ जो सारी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको ही वह सच मानता है और प्रैक्टिकल करके आत्मसात उनको करता है। निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण के संबंधित जो भौगोलिक तथ्य हैं, इनका सामान्य प्रत्ययों व प्राकृतिक सिद्धांतों की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। ये सारे बिंदु कहाँ ध्यान रखने हैं आपको? निरीक्षण विधि में। इसकी आवश्यकता को लेकर के कुछ बिंदु और रहते हैं। इसमें देखिए, बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग द्वारा ज्ञान केंद्रित करना सीखता है, जो अधिगम के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक अपनी सहज क्षमता के पर्यावरणीय घटनाओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों का अवलोकन कर लेता है। इसमें बालक की जो आत्म अभिव्यक्ति है, इसका विकास होता है तथा जैसा वह देखता है उसे वह अपने शब्दों, भावों और विचारों के साथ में अभिव्यक्त करना सीख लेता है। तो ये बिंदु आपको विशेषताओं में ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही कुछ बिंदु और हैं इसकी विशेषताओं को लेकर के, तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। जिसमें देखिए, बालक में जिज्ञासा, मौलिक चिंतन जैसे गुणों का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। स्थूल रूप से भौतिक व जैविक तत्वों का ज्ञान होता है। और छात्रों में पर्यावरणीय क्रियाओं के प्रति रुचि का विकास होता है। प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। वही सब बातें हैं जो हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसके लिए सावधानियाँ जो रखी जानी चाहिए, वो सावधानियाँ भी आपको ध्यान में रखनी है कि छात्रों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त इनमें समय देना चाहिए और निरीक्षण को केवल मनोरंजन का साधन न बना करके विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाना चाहिए। जो हम निरीक्षण कर रहे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं, तो उसका ठीक प्रकार से डिटेलिंग सारी हमने को जान लेनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, पर्याप्त समय उसको देना है। और बालक जब निरीक्षण कर रहे हों तो उन्हें उचित रूप से निर्देशन देना चाहिए शिक्षक द्वारा, और किस तरह से निरीक्षण किया जाए उसका भी किन किन बातों को ध्यान में रखना जाना चाहिए। तो ये सारी भी बातें शिक्षक द्वारा बताई जानी चाहिए। विद्यार्थियों की जिज्ञासा को अध्यापक द्वारा स्पष्ट रूप से सावधानी पूर्वक शांत करना चाहिए और सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। जिस भी जगह पर जा रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में बात करें, तो उनके बारे में डिटेलिंग छात्रों को बतानी चाहिए। इसके बाद में अगला बिंदु, वे जो परिस्थितियां जो हैं बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जिन परिस्थितियों का बालक निरीक्षण कर रहा है तो वह और अच्छे से समझ पाएगा। जिन परिस्थितियों का बालक निरीक्षण कर रहा है वह उनकी मानसिक जो परिपक्वता है इसके स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। एक समय में अधिक बातों व तथ्यों के निरीक्षण के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकते हैं ताकि बच्चे में ज्ञान स्थायी हो और वह प्रैक्टिकल करके गतिविधियाँ करके निरीक्षण करके सीखे। ये सारे बिंदु यहाँ हैं। एक अपने यहाँ पर साक्षात्कार को लेकर के टॉपिक भी आता है। पहले के जो पेपर्स हैं इनमें भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के अलग अलग जो प्रकार है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी एक टॉपिक इसको लेकर के आता है। साक्षात्कार क्या है? ऐसी वार्तालाप जो किसी उद्देश्य को लेकर के की जाए, जिसका रूप क्या होता है, सार्थक होता है, साक्षात्कार कहलाता है। जानकारी एकत्रित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण साक्षात्कार होता है। इसमें क्या आता है, इसमें 3 चरणों में इसको विभक्त करते हैं, यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू इसमें रहता है। ये बात रही। और प्रथम चरण क्या है इसका, कि संबंधित विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार प्रश्न व्यक्तिगत रूप से तैयार करते हैं। द्वितीय चरण क्या है कि इसमें उपसमूह में बातचीत करके प्रश्नावली तैयार करते हैं और पुनः कक्षा में शेयर करके बातचीत को सामान्यकरण द्वारा प्रश्नावली को अंतिम रूप देते हैं। और फिर बालक का साक्षात्कार प्रश्नावली में 2 पक्षों में देखा जाता है। प्रश्न बालक के विचार के बारे में स्पष्ट जानकारी दे रहे हों और इसके माध्यम से सटीक जानकारी भी बच्चे को मिल रही हो और उसके संबंध में बालक की योग्यता भी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो ये इसका दूसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में साक्षात्कार प्रतिवेदन तैयार करना और स्वयं के काम का अनुभव और समीक्षा लिखना। साक्षात्कार के पश्चात बालकों द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन शिक्षक की निम्न साक्ष्य देते हैं। साक्षात्कार में बालकों द्वारा प्राप्त की गई नई जानकारी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पूर्व के विचारों के साथ में नई जानकारी को जोड़ करके हम व्याख्या करने की योग्यता मिल पाती है। साक्षात्कार के दौरान बालक की संप्रेषण योग्यता का पता चलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा भी दे रखी है। तो एक परिभाषा है जी डार्ली के विचार। साक्षात्कार क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, इन्होंने कहा है जी डार्ली में। और इसके बाद में अगली परिभाषा है विषम तथा मिर के विचार। साक्षात्कार एक गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत। तो ये परिभाषा हो गई। एक वेस्ट के अनुसार परिभाषा है, साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है जिसमें उत्तर लिखने के स्थान पर प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है, मौखिक उत्तर देता है। तो ये क्या है, एक वही परीक्षा के रूप में ही है जिसमें एक तो परीक्षा में क्या रहता है, अपन लिखित रूप में जवाब देते हैं, बट यहाँ पर इनके अनुसार क्या है कि मौखिक रूप से हमें प्रश्न मिलते हैं और मौखिक रूप से ही हम जवाब देते हैं। तो ये क्या है, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। ये बेस्ट के अनुसार परिभाषा रही है। ये कुछ परिभाषाएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में साक्षात्कार के प्रकारों को लेकर के प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार हैं। जो एक तो यहाँ पर क्या है, संरचनात्मक प्रकार है,
संरचनात्मक साक्षात्कार क्या है कि ऐसा साक्षात्कार जो पूर्व निर्धारित प्रश्नों की श्रृंखला हो, प्रमाणिक रिकॉर्ड हो, इसमें अलग अलग प्रविधियों का उपयोग होता है। प्रमाणिक रखने की जो आवश्यकता वही है कि भेंटकर्ताओं को एक से प्रश्न दिए जाएं और वह कभी भी दिए हुए प्रश्न को समान अर्थों में ही समझें। और यह क्या है, एक पूर्व से इसकी योजना बनी हुई रहती है। संरचनात्मक जो साक्षात्कार है इसमें अधिकतर प्रश्न बंद प्रकार के होते हैं, यानी कि एक ही उनका आंसर होता है जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, विकल्पों तक ही सीमित रहते हैं और यह विकल्प हाँ या ना के हो सकते हैं। तो यह जो संरचनात्मक साक्षात्कार है इसकी संरचना पहले से तैयार करी हुई रहती है। और जो असंरचनात्मक साक्षात्कार है ये क्या रहता है कि भेंटकर्ता से प्रश्न पूछें तो कहीं लचीलापन होता है, कहीं कोई संरचना इसमें नहीं रहती है, अधिकतर खुले प्रश्न होते हैं, यानी कि साक्षात्कारकर्ता भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछता है अपने मन से और फिर वैसा ही जो है जो जवाब देने वाला स्टूडेंट तो वैसा ही जवाब देता है अपने मन से जैसा उसको आ रहा है। भेंटकर्ता क्या उत्तर देंगे इस बात का स्वतंत्रता उसको होती है और अपने मतों विचारों से अपने ढंग से उसको प्रकट कर सकता है। तो ये असंरचनात्मक साक्षात्कार होता है। इसके कुछ और मुख्य प्रकार हैं। फोकस किया हुआ साक्षात्कार, तो ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न होते हैं। नैदानिक साक्षात्कार जिसमें चिकित्सक परामर्शदाता द्वारा अनुप्रेरणाओं का पता उसमें लगता है। अनुसंधान अगर साक्षात्कार हो रहा है तो वहाँ पर प्रासंगिक जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए होता है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब व्यक्तिगत हो रहा है तो व्यक्तिगत क्या है, एक साक्षात्कार ऐसा होता है जिसमें एक ही उत्तरदाता होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षात्कार है जिसमें व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। सामूहिक में जिसमें पूरे एक समूह का एक जगह पर सभी को इकट्ठा करके सभी का एक समय पर प्रश्न पूछा जाता है। अनेक व्यक्तियों का समकालीन अध्ययन भी इसे कहते हैं। पाठ योजना को लेकर के एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि पाठ योजना क्यों बनाते हैं। हमने पहले अभी यहाँ पर बात करी है कि हम पाठ योजना बनाते हैं कि बच्चों को आज जो चीज़ें पढ़ानी है उसको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना है। एक हम इकाई योजना बनाते हैं, एक अपन वार्षिक योजना बनाते हैं कि कैसे क्या पूरे सत्र हमें पढ़ाना है, कैसे कैसे चैप्टर्स को डिवाइड करना है, कितने समय में पूरा करवाना है। तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो ऐसी योजना की आवश्यकता क्यों है। तो पहला बिंदु देखिए इसमें पाठ के उद्देश्य के निर्धारण के लिए, जिससे उद्देश्य निश्चित हो जाता है। पूर्व ज्ञान के संबंध में स्थायित्व यहाँ पर करने के लिए, शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, सफल शिक्षण के लिए, सहायक सामग्री के चयन के लिए, आत्मविश्वास के लिए, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, रुचिकर शिक्षण के लिए, छात्र अध्यापक क्रियाओं के नियमबद्ध निरूपण के लिए, श्रम व समय की बचत के लिए। अगर अपन सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो समय कम लगेगा और ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। जैसे रुचि जागृत होगी, हमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक अपन पूरा फॉर्मेट बना लेंगे तो कौन सी विधि से बच्चों को आसान भाषा में समझ में आएगा, तो वो चीज़ें अपने को पता चल जाएगी पहले से ही ऑलरेडी, और हम उसके अनुसार सहायक सामग्रियाँ जुटा पाएंगे। तो वो चीज़ें हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। मनोवैज्ञानिक शिक्षण के लिए और पूछे गए प्रश्नों का पूर्व निर्धारण के लिए, छात्रों में ज्ञान वृद्धि के लिए। तो ये सारी आपको आवश्यकताएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए एक विधि, महत्वपूर्ण विधि, समस्या समाधान विधि, जिसमें समस्या का समाधान करना है। नाम से स्पष्ट अर्थ हो रहा है। इसकी कुछ बातें ध्यान रखनी है कि इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकें और अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान संबंधित विकल्प प्रस्तुत कर सकें। तो ये क्या है, आपको समस्या समाधान विधि, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। एक पहली परिभाषा है कार्टर बी गुड के अनुसार। यह एक ऐसी विशिष्ट विधि इन्होंने बताई है जिसमें कि बड़ी समस्या का जो समाधान है इसमें निहित छोटी छोटी समस्याओं के सामूहिक समाधान के द्वारा हो सकेगा। तो ये आपको कार्टर बी वुड की अनुसार परिभाषा ध्यान रखनी है। जेम्स एम ली के शब्दों में परिभाषा, तो समस्या समाधान एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी सचेत होकर के ऐसे नियोजित और सार्थक प्रयास करते हैं जिससे किसी शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कठिनाई या फिर समस्या का समाधान किया जा सके। रिस्क के अनुसार परिभाषा, तो समस्या विधि अभिप्राय इसमें क्या है कि किसी समस्या का विषम परिस्थिति तथा योजनाबद्ध रूप से प्रहार करना जिससे कि संतोषप्रद हल प्राप्त किया जा सके। ये बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में विनिंग व विनिंग ने समस्या समाधान के 4 पद बताए हैं। समस्या की परिभाषा करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, पहले पूर्व कल्पना और फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकाल लेंगे। और के पी पांडे ने समस्या समाधान के 6 पद बताए हैं। पहला तो समस्या की पहचान के बाद में परिभाषा तथा सीमांकन, विश्लेषण, फिर परिकल्पना का निर्धारण, फिर परिकल्पना की जांच हेतु रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर अंतिम निर्णय निकाल देंगे। तो ये भी आप पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में समस्या समाधान विधि के गुणों की हम बात करते हैं। गुण और दोष भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है इसका। कक्षा के संबंधित कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। समस्या समाधान से अच्छे गुणों व आदतों का समुचित विकास होगा। समस्या समाधान की योग्यता का विकास होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। शिक्षण को व्यवहारिक उपयोगी बनाने में सहायक है। मनोवैज्ञानिक विधि है। अध्यापक तथा छात्रों के बीच में स्वस्थ संबंधों के निर्माण में सहायक है। तो ये क्या है, समस्या समाधान विधि के गुण हैं।
दोष की बात कर लेते हैं तो दोष कौन कौन से हैं कि कक्षा की वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त, जैसे कक्षा में जो अधिक बालकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों में चिंतनशीलता व शुरू से अभाव, पर्यावरण शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में हिचकिचाहट, अध्यापक द्वारा उत्तरदायित्व बढ़ जाना, पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में कठिनाई, उपयुक्त साधनों व सामग्री का अभाव, छात्रों के सामने कठिनाई, आंशिक उपयोगिता। तो ऐसे कुछ बिंदु आप इनके दोषों के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं आपकी अंतिम यूनिट को लेकर के। 5वां यूनिट क्या है, आपके पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पर बात रहेगी, और इसमें भी वही सब टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले के पेपर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि पहला टॉपिक देखते ही आप समझ गए हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के बात यहाँ पर हो रही है, और यह क्या है, 10 नंबर का आपका यूनिट है। तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों के व्यवहारिक प्रयोग का परीक्षण क्या है, मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वैचारिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा निर्माण हेतु योग्यता आदि गुणों को मूल्यांकित किया जाता है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, जिसमें लगातार मूल्यांकन, कंटिन्यूअस मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है, सर्वांगीण इसमें विकास होता है, और बच्चे के सभी पक्षों का इसमें मूल्यांकन होता है। तो ऐसी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इसीलिए ये क्लास थोड़ी सी जल्दी हमें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। सत्रांत पर होने वाले मूल्यांकन में कई प्रकार के दोष होते हैं, जिनका निवारण सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। इसमें सामान्यतः आंतरिक मूल्यांकन के रूप में भी इसको देख सकते हैं। यह मूल्यांकन उन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो विषय का शिक्षण कर रहे होते हैं तथा बालक के साथ में प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। तो एक्चुअल में उन्हीं शिक्षकों को पता रहता है कि कहाँ कहाँ पर उनको डिफिकल्टीज आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यह मूल्यांकन सत्र के दौरान लगातार चलता रहता है। जैसे आपकी अलग अलग क्लासेस को लेकर के हम यहाँ पर 8वें पेपर तक पहुँचे हैं, और आपके पुराने पेपर्स के जो फीडबैक रहे हैं उनमें हम लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, जिससे आपकी परीक्षाओं में मदद हो पा रही है। और जो भी आपके सजेशन रहते हैं, तो अब मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा हूँ, और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन काम करते हुए आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो शिक्षक उनके द्वारा यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, जो उनको पढ़ा रहा होता है एक्चुअली में, तो उसी को उनकी समस्याओं के बारे में कैसे वो सीखेंगे, कैसे क्या उनको समझ में आएगा, तो उन चीज़ों के बारे में पता चल पाता है। तो ये बातें रही। तथा बालक की जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, इनको मूल्यांकित कर पाता है। इस प्रकार से बालक अपनी उपलब्धियों का लगातार मूल्यांकन करते हुए पृष्ठपोषण प्राप्त करता है। परिणाम स्वरूप अंतिम परीक्षा की अच्छी तैयारी करने में वह सफल हो पाता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसकी विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आ जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि CCE में बालक निरंतर अध्ययनशील रहता है और वह रटने के स्थान पर समझने की योग्यता में वृद्धि के लिए प्रयास करता है। इसमें मूल्यांकनकर्ता बालक की शैक्षिक उपलब्धियों व योग्यताओं का उचित प्रकार से मूल्यांकन करता है। CCE के दौरान अवसर कारक, चांस फैक्टर समाप्त हो जाते हैं तथा अच्छे बालकों को ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके परिणाम विश्वसनीय ये रहते हैं। और इसके बाद में इसके जो परिणाम हैं, इनमें गुणात्मक विकास संभव है। इसके मूल्यांकन के दौरान बालकों को प्रगति के अवसर शीघ्र प्राप्त होते हैं। तो ये इसके क्या हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं। और इसके दोष की बात करते हैं, तो दोषों में देखिए, CCE केवल उन्हीं दशाओं में लागू किया जा सकता है जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात कम होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में समय और धन अधिक लगते हैं। CCE के माध्यम से सामान्यतः वे बालक अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं जो सिफारिशी बालक होते हैं, और शिक्षकों को पक्षपात करने के पूरे अवसर यहाँ पर मिल पाते हैं CCE में, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा नहीं हो रही है। बालक को देख करके शिक्षक ही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि किस बालक को अधिक नंबर देने हैं, किस बालक को कम नंबर देने हैं। तो शिक्षक वहाँ पर भेदभाव कर सकता है। तो ये इसके क्या है, दोष हैं। शिक्षक जो है इसमें CCE प्रणाली में, इसमें आपसी सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है यह प्रणाली। तो ये कुछ दोष आपको इस विधि के ध्यान रखने हैं। इस तरह से ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में पेपर पेंसिल टेस्ट को लेकर के भी यहाँ पर एक टॉपिक रहता है। यह परीक्षा का एक पारंपरिक यहाँ पर तरीका है। इस प्रकार की जो परीक्षा है, इसमें शिक्षक द्वारा बनाए गए प्रश्नों के उत्तर बच्चों को एक निश्चित समय में लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे कि आपकी लिखित परीक्षा। और इसमें निम्न प्रकार के ये हो सकते हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें कुछ वाक्य हो, रिक्त स्थान की पूर्ति हो, ऐसे प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और खुली पुस्तक प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आपको अपने खुद के विचार वहाँ पर प्रकट करने होते हैं। ऐसा प्रश्न जिसमें आपको ऐसा लिखा हुआ हो कि आपको अपने विचार वहाँ पर प्रकट करने हैं। इन प्रश्नों का जहाँ तक संभव हो रटन प्रणाली पर आधारित न होकर के क्रियाशील संबंधित होने चाहिए, और बच्चों की समझ विकास का सही आकलन इनमें हो सके। लिखित परीक्षा के परिणामों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों को यह स्वयं जानने का मौका देता है कि उन्होंने क्या सीखा है, किन क्षेत्रों में, और उनको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर रहता है कि प्रश्न पत्र का जो निर्माण है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय। इसमें देखिए, प्रश्नों का जो भाषा है वो सरल, बोधगम्य और स्पष्ट होनी चाहिए। विद्यार्थी जो है विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न इनके लिए होने चाहिए,
नियम बनाए जाएं तथा अंकन इनका मार्किंग भी ठीक प्रकार से रहनी चाहिए जिस प्रकार से आपके पेपर्स में रहती है। प्रश्न पत्रों के निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, कितने शब्दों में आंसर देना है, कैसे क्या करना, सारी चीज़ें वो निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। उत्तर तालिका उनके लिए बनाई जानी चाहिए, उत्तर सीमा स्पष्ट होनी चाहिए, विभेदकारिता कठिनाई का जो स्तर है वो यहाँ पर उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों का जो विश्लेषण है वो सुधार प्रस्तावित किए जाने चाहिए। प्रश्नों में विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए। दिए गए जो भी प्रश्न हैं इनकी संख्या व उनके प्रकारों का नाम निर्धारण कर लेना चाहिए। प्रश्न द्विअर्थी, संदिग्ध तथा व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे हों कि उनका उत्तर अनुमान से न दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सूचनात्मक प्रश्न और व्यवहारिक प्रश्नों में अंतर को लेकर के एक और टॉपिक अपना रहता है। इसमें देखिए सूचनात्मक प्रश्न जो कि अपने सूचना को लेकर के यहाँ पर बात है, पर्यावरण अध्ययन को सूचना द्वारा बढ़ावा देते हैं। उत्तर पुस्तकों तथा अन्य स्रोतों से पढ़ करके प्राप्त किए जा सकते हैं। सही उत्तर देना ही अंतिम लक्ष्य इसमें होता है। सफलतापूर्वक वही बच्चे इसमें सफल हो पाते हैं जो शब्दों या पदों से परिचित हों, जो जानकार हों, बातचीत में चतुर हों और जिनमें आत्मविश्वास हो पहले से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम में आती हैं। इसके बाद में व्यवहारिक प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं जिसमें व्यवहारिक तौर पर आपको बढ़ावा दिया जाता है व्यवहारिक अध्ययन को, पर्यावरण के को, और उत्तर अपनी अवधारणाओं, अनुभवों और प्रायोगिक कार्य करके प्राप्त करे जाते हैं। ऐसी जो अवधारणा रहती है, ऐसी जो समझ रहती है, इसमें समझ विकसित करना, किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। साथ ही जाँच पड़ताल व योजना जो खोजना है ये पूर्व प्रक्रियाओं के दौरान सीखी जा सकती है। ऐसी सभी चीज़ों की जो सफलता है इसमें सफलता की निशानी इनको माना जाता है। सभी बच्चे उत्तर दे सकते हैं, हो सकता है उनमें एकरूपता ना हो बट उत्तर तो सभी दे सकते हैं अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में आंसर देना। तो ये क्या है, व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक यहाँ पर रहता है पोर्टफोलियो का। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। पोर्टफोलियो में क्या रहता है कि बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है इसके दौरान उसका आकलन साथ साथ चलता रहता है और वह कैसे क्या सारी सीख रहा है उसकी सूचनाएँ उसमें एकत्रित करी जाती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को संग्रह, रोजमर्रा के काम अथवा उनके द्वारा किए गए कार्यों के नमूने आदि हो सकते हैं। किसी भी बच्चे से संबंधित ये सभी दिनांक सहित एकत्रित सामग्री उनका जीवन वृत्त, बायोडाटा जो रहता है वो शिक्षक द्वारा बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हेतु बनाए जाए उपाय और बच्चे की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो बच्चे की जो प्रतिक्रियाएँ हैं, जो उसका फीडबैक आ रहा है अलग अलग कामों को लेकर के, उसका रिकॉर्ड उसमें डाला जाता है। ये क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। बच्चे की जो भी क्रियाएँ आ रही हैं, किस हिसाब से सीख रहा है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं और फिर उसका यहाँ पर मूल्यांकन होता है। इस हेतु शिक्षक अपनी अलमारी में प्रत्येक बच्चे के लिए अलग डाटा लिफाफा, थैलियों, दराजों आदि का यहाँ पर प्रावधान करते हैं और इसमें बच्चे अपने द्वारा किए गए कार्य से संबंधित सामग्री स्वयं रख सकता है अथवा शिक्षक उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिए ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक है अपना रिपोर्ट के तरीके। आकलन का जो उद्देश्य है वो निश्चित मानकों के आधार पर बच्चे की जो तुलना है उसके प्रथम तथा द्वितीय आदि स्थान देना इसको नहीं होता है। ये बच्चे का सर्वांगीण विकास करने को लेकर के होता है और हर बच्चे के सीखने की गतियाँ अलग अलग होती है। तो हम एक दूसरे के साथ में उसको कंपेयर नहीं करेंगे, उसको खुद के स्तर के अनुसार सीखने देंगे, सकारात्मक उसका आकलन करेंगे, इसका पता चलेगा अपने को। और कक्षा में प्रत्येक बच्चा कितनी अच्छी तरह से सीख रहा है, कार्य कर रहा है और उसकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, तो इनका अपने को ज्ञान पता हो पाएगा, सुधार उसमें सुनिश्चित हो पाएंगे और वहाँ जो रुकावटें उसमें आ रही है, उसके अध्ययन में आ रही है, उनके प्रति हम प्रतिपुष्टि दे सकेंगे और उसका ठीक प्रकार से विकास करने में उसकी मदद कर सकेंगे। अतः बच्चे की जो स्वयं की प्रगति है वह उसके विकास का आकलन किया जाना, रिपोर्ट करना इसमें आवश्यक रहता है। यह रिपोर्टिंग इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी, इसमें यह आत्मविश्वास जागृत करे और वह अधिक अच्छा कार्य कर सकता है। आत्मविश्वास अगर उसको मिलेगा तो बच्चे की प्रगति का वर्ष में 3 बार मानचित्रण करना, सामाजिक गुणों का आकलन करना, बच्चे के नियमित रूप से बच्चों का रिपोर्ट साझा करना और मानसिक यहाँ पर मीटिंग में अभिभावकों से रिपोर्ट साझा करना और उनके अभिभावकों को भी ये बताना कि बच्चा आपका कैसे क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसे उसकी सीखने की स्पीड वगैरह क्या है। तो वो सारी चीज़ें इसमें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद में एक संचित अभिलेख करके एक टॉपिक रहता है, छोटा टॉपिक, 2 शब्दों से मिलकर के यह बना रहता है, संचित और अभिलेख से। संचित का अर्थ है इकट्ठा करना और अभिलेख का अर्थ है लेख या फिर सूची तैयार करना। इस प्रकार से संचित अभिलेख का अर्थ क्या होगा, एक विद्यार्थी के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास की संक्षिप्त सूचना तैयार करना। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने किया। इस प्रकार के रिकॉर्ड की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि स्कूलों में छात्रों के अभिलेखों का अभाव रहा है। तो ये संचित अभिलेख के बारे में बिंदु ध्यान रखना है और इसके प्रति कुछ परिभाषाएं भी सामने आई हैं जो कि आपके जोन्स के अनुसार परिभाषा, जिसमें संचित अभिलेख एक विद्यार्थी का स्थायी रिकॉर्ड होता है जो स्कूल के द्वारा वर्तमान समय तक ठीक ठाक रखा जाता है। राजस्थान व अन्य विद्वानों के अनुसार परिभाषा, जिसमें संचित अभिलेख छात्रों के निर्देशन के लिए आवश्यक सूचना को दर्ज करने की, उनकी फाइल बनाने को लेकर की, उनके उपयोग करने को लेकर के यह एक विधि रही है।
तो ये बिंदु ध्यान रखने हैं। यह प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास की संक्षिप्त सूचना तैयार कर लेता है। तो इस प्रकार से ये समझ लेना है। उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं इनके आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि संचित अभिलेख के माध्यम से हम प्रत्येक विद्यार्थी की वृद्धि तथा उसका विकास, उसके शिक्षा विषयक तथा जो उसका भावनात्मक समस्याएं हैं इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये बिंदु रह गया। संचित अभिलेख की विशेषताएं कौन कौन सी है? एक तो इसमें नवीनता आ जाती है कि बच्चा कहाँ तक सीख लिया है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ कर अगर अपन वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का एक्चुअल में कहाँ पर माइंड सेट है, कहाँ पर उसको दिक्कतें आ रही है टॉपिक समझने में, तो हम उनमें सुधार कर सकते हैं। तो नवीनता लगातार बनी रहेगी। व्यापकता, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। निरंतरता, यहाँ पर लगातार मूल्यांकन हो रहा है। पहुँच बन पा रही है, वस्तुनिष्ठता बन रही है, सत्यता यहाँ पर आ रही है और मूल्यांकन भी हो पा रहा है। तो ये सारी यहाँ पर विशेषताएं ध्यान रखनी है और इस प्रकार से संचित अभिलेख टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नक्शे और चित्र को लेकर के एक छोटा टॉपिक रहता है कि नक्शा क्या है और चित्र क्या है। तो यहाँ पर पहला इनमें बुनियादी अंतर को लेकर के पहला अंतर आता है दृष्टिकोण का। यदि हम बच्चे द्वारा बनाए गए उनकी कक्षा के चित्रों को देख और समझ पाएँ तो उनमें कई अंतर होते हैं। उनमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा हावी हैं, जिन चीज़ों को महत्व दिया गया है वगैरह आदि काम रहते हैं। इसके चित्र मोटे तौर पर एक ही कक्षा की सारे जो चित्र हैं मोटे तौर पर एक ही कक्षा की प्रस्तुति रहते हैं। हाँ, मेज़ों की संख्या, बच्चों की संख्या, ब्लैक बोर्ड की स्थिति, शिक्षक की मेज़ की स्थिति वगैरह को लेकर के काफ़ी अंतर इनमें होंगे। तो दृष्टिकोण उनका अलग अलग रहता है। पैमाना, तो नक्शा पढ़ते समय हम हमेशा संकेत खोजते हैं जिसमें बताया जाता है कि यह नक्शा किस पैमाने पर बना हुआ है, यानी वास्तविक दूरी को 1 mm तथा 1 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाते हुए चलते हैं। और निरूपण का प्रकार, तो चित्र और नक्शे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के निरूपण तथा जब हम चित्र बनाते हैं तो हम असलियत को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वह दिखता है, किंतु नक्शा 3 विमाओं को दिखाने का प्रयास नहीं करता। यह एक द्विविमीय सतह को 2 विमाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जो क्या कहता है चाहे बच्चों को चित्र पढ़ना आता हो या ना आता हो, उन्हें नक्शे का प्रयोग करने की क्षमता सीखनी ही पड़ती है। औपचारिक शिक्षण के बगैर ही बच्चे रास्ते बनाते हैं और विभिन्न जगहों तक पहुंच जाने की समझ यहाँ पर पूछ करके पहुंच जाते हैं, बट इसमें समझने सीखना पड़ेगा। और इसके बाद में अगला टॉपिक अपना रहता है आकलन और मूल्यांकन को लेकर के। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये समझना है आकलन और मूल्यांकन के बारे में। शिक्षण के आकलन का उद्देश्य बच्चों के सीखने के दौरान अनुपालन की गुणवत्ता के निर्णय से संबंधित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम तथा उसकी जो निश्चित अवधि है, इसके पश्चात की अवधि सीखने के जो वास्तविक स्तर की प्रवृत्ति आदि पर केंद्रित रहता है। उस समय यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया क्यों और किस प्रकार से हुई है। अतः मूल्यांकन मानकों पर आधारित बच्चों के कार्य की गुणवत्ता पर विकास किया जाता है। फलस्वरूप इस गुणवत्ता को दर्शाने हेतु अंक अथवा ग्रेड दिए जाते हैं। संक्षेप में, जब भी आकलन निर्माणकर्ता यहाँ पर आता है तो रचनात्मक रूप से प्रक्रिया की दिशा को दर्शाता है। मूल्यांकन उसके परिणाम स्वरूप उसका रूप यहाँ पर जानने के लिए किया जाता है। तो आकलन क्या रहता है? छोटे छोटे कामों को लेकर के डेली यहाँ पर एक्टिविटीज़ में, और मूल्यांकन क्या है? सत्र पर्यंत मूल्यांकन होता है। तो ये कुछ बातें आप समझ लेंगे और अपना यहाँ पर पूर्व ज्ञान काम में ले लेंगे। मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पर थोड़ा से और बातें यहाँ पर हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि डॉक्टर अशोक सिढ़ाना ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी पूर्ति कर ली है, बालक को कितना समझ में आ गया है, इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, उनकी जांच करना। छात्रों की जो कठिनाइयाँ, जो समस्याएं आ रही हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करना। शिक्षक द्वारा शिक्षण विधियों की सफलता की जांच करना। छात्रों की समस्याओं का निदान करके उन्हें उपचारात्मक ढंग से दूर करना। तो ये क्या है? इसके उद्देश्य हैं। इसके सिद्धांतों को लेकर के बात आती है तो इसमें 4-5 सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। एक तो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, मापन के लिए उपयुक्त उपकरण का सिद्धांत, और एक उपकरण अथवा अनेक उपकरणों का प्रयोग का सिद्धांत, सांख्यिकी गणनाओं का सिद्धांत, गुणात्मक व्याख्या तथा विश्लेषण का सिद्धांत। एटलीस्ट नाम तो जरूर से ध्यान रखने हैं। अब इस कम टाइम में आप इनके बारे में डिटेलिंग अगर पढ़ पाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाकी इनके नाम जरूर ध्यान रखना है। भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव व दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य जो कारण है वह विद्यालय शिक्षा प्रणाली में परीक्षा पद्धति को लेकर के यहाँ पर तनाव और दुश्चिंताएं बनी रहती है परीक्षा को लेकर के। इसके बाद में डॉक्टर ब्लूम का त्रिआयामी यहाँ पर प्रक्रिया आती है जिसमें पाठ्यक्रम का संबंध है विद्यार्थी और शिक्षक, यहाँ पर अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के साधन। तो यहाँ पर इन दोनों को कौन जोड़ता है? शिक्षक और विद्यार्थी को पाठ्यक्रम जोड़ता है और इसी के माध्यम से ये अंतःक्रिया करके अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करते हैं, पाठ को पूरा करते हैं, सब्जेक्ट विशेष का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों आपस में अंतर संबंधित हैं। तो इसको अच्छे प्रकार से इस तरह से डायग्राम बना करके आप लिखेंगे अगर प्रश्न आता है तो। इसके बाद में शैक्षिक उद्देश्यों के महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको समझना है कि बालक की आवश्यकता यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। शैक्षिक उद्देश्य में कि बालक क्या पढ़ना चाहता है, क्या उसकी रुचि है,
समाज की आवश्यकता क्या है और अच्छे जीवन की संकल्पना क्या है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पढ़ाना होता है। शिक्षक जो शैक्षिक प्रक्रिया है इसकी अंग क्या क्या है। पहले तो अभ्यास और उद्देश्य यहाँ पर रहते हैं कि बार बार अभ्यास कराया जाना चाहिए, बच्चे का उद्देश्य पता होना चाहिए, अध्यापन में जो विभिन्न जो परिस्थितियाँ हैं इनका ध्यान रखा जाना चाहिए और प्रॉपर वहाँ पर लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो ये इसके अंग आ गए हैं। मूल्यांकन के जो क्षेत्र हैं इसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो ये सारे यहाँ पर फैक्टर्स काम में आते हैं मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने पर्यावरण के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर लिया है। ज़्यादा डिटेलिंग में हम क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि हमने पहले के पेपर्स में बहुत अच्छे प्रकार से अलग अलग टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं। जैसे आपके आकलन मूल्यांकन पढ़ा हुआ है, साक्षात्कार पढ़ा हुआ है और भी शिक्षण विधियों को लेकर के टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें वही है जो हम पहले के 5-6 पेपर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी टॉपिक विशेष में कोई दिक्कत समस्या रहती है तो आप कमेंट करके बताएंगे अपना सजेशन। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आप सबको परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।